हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में। दैट मीन्स ये आपके क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है और इसको हम कंप्लीट करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया गया। डिफरेंट कंट्रीज क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर गवर्नमेंट को रन करती है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो ये एक जनरली सुप्रीम लॉ होती है। किसी भी कंट्री का ये एक सुप्रीम लॉ होती है जिसके बेसिस पर एक रन करता है नेशन। ठीक है, जैसे कि कुछ रूल्स होते हैं सिटीजन्स के लिए, इवन गवर्नमेंट के लिए, कि किस तरीके से गवर्नेंस करना है, गवर्नमेंट को किस तरीके से देश के अंदर चलाना है और कैसे एक देश को अंदर यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी को बनाकर, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे और एकता को बनाकर देश को एक अच्छी से सक्सेसफुली रन करना है। ठीक। तो तीसरी चीज कि ये डिसाइड करता है राइट्स के बारे में, मतलब इंडिविजुअल्स की क्या राइट्स होंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की क्या राइट होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट्स की क्या राइट्स होंगे। वैसे तो इंडिविजुअली ये राइट्स जो बेसिकली वर्ड यूज किया जाता है, इंडिविजुअल्स राइट्स की बात करी जाती है। इंडिविजुअल्स राइट्स का मतलब जैसे आम लोगों के लिए। ठीक है, पावर बात करी जाती है किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। एंड गवर्नमेंट फंक्शनिंग, भाई सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट फंक्शनिंग किस तरह प्रोसेस से होगा, किस स्टेप से, किस प्रोसीजर के थ्रू गवर्नमेंट रन करेगी, उस पर भी बारे में डिस्कस किया गया है या उसके बारे में बताया गया है किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जनरली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास ये कंपलसरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हाँ, बेशक चाहे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होगा बिकॉज ऑफ दैट कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो। और डेमोक्रेटिक कंट्री को रन करने के लिए एक सुप्रीम लॉ काम करेगी या रूल्स काम करेंगे जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट एक रन करेगी, पीपल्स को राइट्स मिलेंगे और पीपल्स भी खुद के अपने एक एक्टिव सिटीजन्स के फॉर्म में देश में अंदर इन्वॉल्वमेंट लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने जाना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हम ये जानते हैं कि डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि डेमोक्रेसी अगर है तो इसका मतलब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, चाहे वो रिटेन हो चाहे अनरिटेन हो। ठीक है, रिटेन हो चाहे अनरिटन। तो ऐसा क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन को? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ ऑल पीपल। लोगों के सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इवन इंश्योर करता है कि सभी लोग क्या करें? बेसिक रूल्स को फॉलो करें, जो भी रूल्स किसी भी इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए बनाया गया है। प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स की जो पावर होती है उसको जो मिसयूज करना, जैसे कुछ कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक फॉर्म में गवर्नमेंट काम करने लगती है, अपनी मनमानी करने लगती है, लॉ के ऊपर अपने आप को समझने लगती है। तब वहां पे ये कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ पावर। कैसे? बाय जुडिशरी के फॉर्मेशन में। जुडिशरी एक्टिव होती है। क्या होती है? जुडिशरी एक्टिव होती है। जब जुडिशरी एक्टिव होगी तो जो भी गवर्नमेंट होगी वो अपने पावर का मिसयूज नहीं कर पाएंगे। गारंटी करती है किसके बारे में? जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। भाई न्याय, बराबरी और आजादी, इन तीनों चीजों की गारंटी लेता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। किसके अंदर? डेमोक्रेसी के अंदर। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी उसके अंदर जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम होगा ही होगा। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के और इंडिया का केस पढ़ेंगे कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कैसे रन किया, उसकी बैकग्राउंड क्या स्टोरी थी और इंडिया की बैकग्राउंड क्या स्टोरी थी। जो कि हम इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन फिर भी हम दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो शुरू में आते हैं साउथ अफ्रीका के केस के लिए। साउथ अफ्रीका में अपार्थेड केसेस चलते थे। अपार्थेड का मतलब क्या है? एक्सट्रीम रेशियल डिस्क्रिप्शन, यानी व्हाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल। ठीक है, तो जो व्हाइट पीपल थे ना वो कम थे, मतलब उनकी संख्या तो कम थी। ये एक तरीके से अमेरिका और ब्रिटिश कंट्री से आए थे। जो ब्लैक थे वो वहां के नेटिव थे, मतलब वहीं के रहने वाले थे। ये लोग क्या करते थे? व्हाइट पीपल्स जो थे वो एक तरीके से इनको इंफीरियर मानते थे। ब्लैक पीपल्स को क्या मानते थे? इंफीरियर मानते थे। ठीक है, और अपने आप को सुपीरियर मानते थे। अब इस बेसिस पर ये क्या करते थे? एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे कि व्हाइट पीपल्स अगर कहीं भी जिस जिस भी जगह पर होंगे वहां पे ब्लैक पीपल नहीं होगा, या एक ऐसी सोसाइटी होगी व्हाइट पीपल्स की, वहां पे ब्लैक का आना
अलाउ नहीं होगा। अगर कोई ब्लैक आएगा भी तो उसको परमिशन मिली होगी तभी वो उनकी एरियाज में एंट्री कर सकता था। बाथरूम्स अलग से होते थे पब्लिक प्लेसेस पर, ठीक है। हर एक चीज में डिस्क्रिमिनेशन होता था। व्हाइट रूल्स ब्लैक कलर्ड इंडियन डिनाई और इवन इंडियंस, यानी ये व्हाइट जो रूल्स था इसका मतलब हुआ कि ब्लैक हो गए या कलर्ड हो गए या इंडियंस लोग हो गए, इनके राइट्स को ये क्या करते थे, डिनाइड कर देते थे। इनकी राइट्स की कोई वैल्यू नहीं थी। सेग्रेटेड स्कूल्स हुआ करते थे, ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, जॉब्स हुआ करता था, इवन पब्लिक स्पेसेस पर। नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला ही थे जिन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट में फाइट लड़ी और 27 साल तक ये जेल में रहे। अपार्थाइड के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी और ये कितने साल, 27 साल जेल में रहे। किस तरीके से इन्होंने लड़ा, जो प्रोटेस्ट लीड किया गया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लीड किया गया था, उसको बेसिकली सारी जगह से सपोर्ट मिल रहा था क्योंकि सभी लोग प्रताड़ित थे ना। और सभी लोग जब प्रताड़ित थे तो वहां पे सारे लोग क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे एक तरीके से। किसको, इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। भाई आप लड़ो, किसके खिलाफ, व्हाइट्स के खिलाफ, व्हाइट पीपल के खिलाफ, जो व्हाइट पीपल लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ, ठीक है। ब्रूचुअल रिप्रेशन बाय व्हाइट गवर्नमेंट, और उसके बाद ब्रूचुअल मतलब ब्रूचुअली ब्रूटली एकदम रिप्रेस कर दिया गया व्हाइट लोग गवर्नमेंट के द्वारा। एक तरीके से उनको जेल में डाल दिया गया, मारा गया, मर्डर किए गए। मर्डर इन द सेंस का मतलब समझ रहे हो ना, लाइक एक तरीके से खत्म कर दिया गया। मैंडेला एंड लीडर्स लाइफ इम्प्रिजन फॉर डिमांडिंग इक्वालिटी, और इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी की डिमांड कर रहे थे। ये इक्वालिटी की डिमांड कर रहे थे, इस वजह से इनको कहाँ डाला गया, जेल में डाल दिया गया। और कैसे ये अपार्थाइड एंड हुआ, एंड कैसे, क्योंकि देखो एक टाइम के बाद क्या होता है कि व्हाइट पीपल को समझ में आता है कि भाई अभी कंट्रोल के बाहर की चीजें हो गई हैं। और जब कंट्रोल के बाहर की चीजें हो गई हैं तो वो फिर धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करते हैं। तो मास प्रोटेस्ट होने लगे, इंटरनेशनल प्रेशर बनने लगा, ठीक है। तो 1994 की बात करी जाएगा ना, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को रिपीट कर गया और मंडेला को रिलीज कर दिया गया, नेल्सन मंडेला जी को रिलीज कर दिया गया 1994 में। फर्स्ट मल्टी रेशियल इलेक्शन हुआ, नया फ्लैग आया और मंडेला उस नए प्रेसिडेंट बने। और उन्होंने क्या किया भाई, फॉरगिवनेस मतलब माफ करने की बात करी और यूनिटी की बात करी कि भाई ठीक है जो इन्होंने किया ठीक है, अब आगे हमें एक साथ रहना है और साउथ अफ्रीका को आगे लेके जाना है, ठीक है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर साउथ अफ्रीका बनाया गया क्योंकि अब ये डेमोक्रेटिक कंट्री बनने जा रही थी। 2 इयर्स ऑफ डिबेट हुआ, सारी कम्युनिटीज में 2 सालों तक डिबेट चली। सिटीजन्स को इक्वल राइट्स दी गई और फोकस किस पे किया गया, फॉरगिवनेस पर, इक्वालिटी पर, जस्टिस पर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर। रेनबो नेशन की बात करेगी। रेनबो नेशन का मतलब जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता अनेकता में एकता है, सेम वहां पे भी बात करेगी रेनबो नेशन, दैट मीन सभी लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। इंडियंस हो गए, ठीक है, ब्लैक पीपल हो गए, व्हाइट पीपल्स हो गए, कलर्ड पीपल हो गए, सभी लोग क्या एक साथ रहेंगे। और उस इसकी बात करेंगे और इस फॉर्म में एक कंट्री को रिप्रेजेंट किया गया रेनबो नेशन के फॉर्म में, क्योंकि रेनबो नेशन में डिफरेंट कलर्स होते हैं रेनबो के अंदर, तो वही चीज है। तो इस तरीके से वहां पर नया कॉन्स्टिट्यूशन आया और साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आई, ठीक है, डेमोक्रेसी आई आफ्टर 1994, ठीक। नाउ वाई राइट डाउन रूल्स, रूल्स क्यों लिखने होते हैं। अब ये जो बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल्स लिखे गए होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल्स लिखे गए होते हैं वो क्यों लिखे गए होते हैं, ठीक है। उसका पहला रीजन कि भाई फ्यूचर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको प्रिवेंट करना है, रोकना है, माइनॉरिटीज के राइट्स को सेफ गार्ड करना है और गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करनी है। इवन सारे ग्रुप्स जो भी डिफरेंट ग्रुप्स कम्युनिटीज हैं कंट्री के अंदर, उनके अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप करना है, उसके लिए ही रूल्स बनाए जाते हैं किसके अंदर, और यही रूल्स कहाँ लिखे गए होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए होते हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी देश को रन करने के लिए, एक ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, एक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, माइनॉरिटीज के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए और पावर गवर्नमेंट पावर को लिमिट करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने के लिए, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने के लिए ये रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। व्हाट डज ए कॉन्स्टिट्यूशन डू, कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, पहले हमने बात की, ट्रस्ट बिल्डअप करता है, कोऑर्डिनेशन लेके आता है डाइवर्स ग्रुप के बीच, ये बताता है किस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, किस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि ये लाइक इलेक्शन में आप देखते हो हमारे यहाँ डिफरेंट कैंडिडेट्स उठते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से, ए बी सी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से उठते हैं और इनमें से हम किसी एक को वोट देकर जिताते हैं और ये फिर हमारे को एमपी
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को, हम लोगों को, पर्टिकुलर एक रीजन के लोगों को वो वहां पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कही जाती है। और डिफरेंट जगह पर अलग अलग फॉर्म से गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डिसाइड किया गया है, जैसे दो तरह की डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है, यहाँ पे डायरेक्ट लोगों के द्वारा इन्वॉल्वमेंट होता है पार्लियामेंट के अंदर। और यहाँ पे इंडिया में अगर बात की, जैसे इंडिया से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, 140 करोड़ की आबादी है, तो वहां पे आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं ला सकते, तो उसके लिए आपको फिर क्या लाना पड़ता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, है ना। इस तरीके से होता है। गवर्नमेंट पावर को लिमिट करने की बात करी जाती है। स्टेट्स पीपल विजन फॉर गुड सोसाइटी, और जो विजन होता है पीपल्स का, वो सोसाइटी, गुड सोसाइटी के लिए वो एक बिल्डअप किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि किस तरीके से गुड सोसाइटी बनानी है और उसके लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए लोगों के अंदर, एक नॉर्मल पीपल के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए जिससे कि हम एक गुड सोसाइटी बना सके। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन इन अदर कंटेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन जनरली आपका क्या है कि अगर आप प्रैक्टिकली समझो कि डेमोक्रेसी ऑलवेज हैव कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने पहले कहा था किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। यूएस, फ्रांस, इंडिया, इनके पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये कब हुआ है, जब रिवॉल्यूशन या फ्रीडम के बाद इनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया। ठीक। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हमने अभी पढ़ा कि साउथ अफ्रीका का पढ़ा, उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स क्यों बनाए जाते हैं। अब थोड़ा सा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था। इंडिया एक ह्यूज डाइवर्सिटी जस्ट गॉट फ्रीडम फेसिंग पार्टीशन था। ठीक है, मतलब इंडिया एक तरीके से क्या है, 1946 के बाद, यानी 1947 में तो आजाद हुए हम, तो 1947 के बाद जनरली आपका एक तो ह्यूज था, डाइवर्स था, जस्ट आजादी मिली थी, पार्टीशंस का ट्रॉमा हम झेलने लगे थे, क्योंकि 1947 में क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान भी बना था। कंसेंसस बिल्ट हो गया था ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, यानी 1928 में। यानी आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का 1929 में ही ना, जनरली आपके मोतीलाल नेहरू और उनके 8 कांग्रेस के जो पार्टी के जो लोग थे, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पे लग गए थे। ठीक है, 1931 में ड्राफ्ट लेके आए मोतीलाल नेहरू कराची सेशन के अंदर। ठीक है, जिसमें आइडिया क्या था, यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइजी का आइडिया था, इक्वालिटी की बात थी और माइनॉरिटी राइट की बात कही गई थी उस ड्राफ्ट में, जो उस टाइम पे पहला कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से ड्राफ्ट के फॉर्म में आया था, जो कि मोतीलाल नेहरू उनके 8 कांग्रेस के जो दोस्त थे, उनके उन लीडर्स थे बेसिकली, उनके साथ उन्होंने वो लाए थे कराची सेशन के अंदर 1931 में। चैलेंजेस क्या था इंडिया के लिए, पार्टीशन हो गया था, 10 लाख लोग से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, और बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ था, लोग इधर से उधर मूव किए थे। प्रिंसली स्टेट अनसर्टन, प्रिंसली स्टेट अनसर्टन थे क्या वो इंडिया में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, और बेचैनी थी फ्यूचर्स यूनिटी एंड सिक्योरिटी के लेकर कि किस तरीके से देश का फ्यूचर होगा और कैसे अपने देश की यूनिटी को, एकता को बनाए रखेंगे, इवन सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करेंगे, जिससे कि आगे इस दुर्घटनाएं ना हो। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ इंस्पिरेशन तो बहुत सारे हैं। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अगर आप देखो तो इंडिया की सोर्स क्या था, इक्वालिटी का, लिबर्टी का एंड फ्रेटर्निटी का। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, लिबर्टी मतलब आजादी, इक्वालिटी मतलब आपका बराबरी का हक। ब्रिटेन से हमें क्या मिला, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मिली। यूएस से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स लिया। रशिया से क्या लिया, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ली। ठीक है, रशिया से हमने लिया था क्योंकि वो क्या था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे रहती थी, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मतलब होगा सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करी जाती है। तो अब थोड़ा सा शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब देखो डिफरेंट, जब आजाद हो गए तो उसके बाद एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो डिफरेंट रिलीजन्स, कास्ट और रीजन्स के थे, उनको चुना गया। 299 मेंबर्स को चुना गया वहां पे। ठीक है, बेसिकली ये सभी कांग्रेस के ही नहीं थे, अलग अलग ग्रुप को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जो पहले ड्राफ्टिंग प्रोसेस में पहली मीटिंग हुई, वो हुई दिसंबर 1946 में, जिसमें बी आर अम्बेडकर आपके क्या थे, चेयरमैन थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और कितने साल तक चला, 3 years 114 डेज ऑफ डिबेट चली। 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट कंसीडर किए गए। सिस्टमेटिक ओपन रिकॉर्ड प्रोसेस रखा गया। ठीक है, यानी सिस्टमेटिक रहा, ओपन रहा और रिकॉर्डेड में रहा, जिससे कि ओपन मतलब लाइक उस पर आप डिबेट कर रहे हो खुल्लम खुल्ला, सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम हो रहा है, मतलब पॉइंट वाइज आप डिस्कस करते जा रहे हो। और रिकॉर्डेड प्रोसेस, सारी चीजों को क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया। अडॉप्शन कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। और इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950 को, जिसको में आप 26 जनवरी क्या मनाते हो,
रिपब्लिक डे मनाते हो, और उसके बाद से इंडिया क्या है, हर साल रिपब्लिक डे मनाता है। वाई एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इसको एक्सेप्ट क्यों किया, बिकॉज ये ब्रॉड कंसेंसस को रिफ्लेक्ट करता था। ये सिर्फ व्यूज, जस्ट व्यूज, कुछ लोगों के मेंबर्स के व्यूज नहीं थे, कि डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन से जो लोग इन्वॉल्व हुए थे इस पार्टिसिपेशन के अंदर, पार्टिसिपेट किए थे, उसके ब्रॉड कंसेंसस को रिफ्लेक्ट करता था। कोई भी मेजर ग्रुप को रिजेक्ट नहीं किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, रिप्रेजेंट किया गया था सारे रिलीजन्स, रीजन्स एंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया को। ठीक है, सभी को इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया था। दैट्स वाई एक्सेप्टेंस इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, मेकर्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर थे, वल्लभ भाई पटेल इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट थे, अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, जयपाल सिंह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सारे एक तरीके से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में काम किया था। गाइडिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाए तो आप देखते हो कि ये बहुत सारे लीडर्स के स्पीचेस में भी आप सुनोगे, अभी अभी हम आगे बात करेंगे कि गांधी जी की क्या स्पीच थी। प्रियम्बल में जो बात करी जाती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग किसके बारे में बात करते हैं, कि कैसी कंट्री है इंडिया, सोवरेन है। सोवरेन मतलब भाई बाहरी किसी का भी हस्तक्षेप, बाहरी किसी भी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सोशलिस्ट है, सामाजिक है, सेकुलर है, यानी किसी एक धर्म को वैधता नहीं दी जाएगी। डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ठीक, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। ठीक है, इसमें फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यह हमारा गोल हो जाता है। जस्टिस क्या है हमारा, भाई सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गोल मिलना, जस्टिस मिलना चाहिए। लिबर्टी कैसी मिलनी चाहिए, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। इक्वालिटी कैसी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और सबको क्या हो, बढ़ावा मिले। फ्रेटर्निटी, सभी के बीच में क्या हो, एक भाईचारा हो। और डिग्निटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस को हम क्या करें, मेंटेन करके रखें। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया, और गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस को प्रोवाइड किया गया। ठीक है, गांधी जी का क्या ड्रीम था, जिसके बारे में हमने बात करी कि लीडर्स के स्पीच में मिलते हैं। गांधी जी का ड्रीम था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल, नो अनटचेबिलिटी, कोई अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी फॉर वुमेन्स की बात करी, हार्मनी अमंग ऑल सिटीजन्स की बात करी। किसने, आपके गांधी जी। अंबेडकर की क्या वार्निंग थी कि पॉलिटिकल इक्वलिटी नॉट एनफ, सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी एनफ नहीं है, हमें सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी पे भी काम करना पड़ेगा। अगर इनइक्वालिटी बढ़ती रही तो डेमोक्रेसी क्या है, खतरे पे पड़ जाएगी। सीधी सी बात है कि भाई जब इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो लोगों में क्या होगा, लोगों में विद्रोह की, रिवॉल्ट करने की भावना आएगी, और जब रिवॉल्ट की भावना आएगी तो डेमोक्रेसी क्या आ जाएगी, वहां से हट सकती है, क्योंकि फिर डेमोक्रेसी के खिलाफ ही आगे इस पे फाइट शुरू हो जाएगी ना। नेहरू का विजन था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, सर्विस टू सफरिंग मिलियंस, यानी जो भी सफरिंग पीपल्स हैं, जो भी गरीब है, उनको क्या है, एक तरीके से सर्विस करना। गोल एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करना। इग्नोरेंस को, इग्नोरेंस जो है, जैसे मैंने इग्नोर करना लोगों को, वो चीजों को क्या करना है, गायब करना है। मतलब भाई इग्नोर नहीं करना, सबको इक्वालिटी, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल सबकी अपनी इंडिविजुअल डिग्निटी को हमें एक तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा। डिजीज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को खत्म करना होगा, है ना। प्रियम्बल जिसमें हमने बात करी अभी, प्रियम्बल विद द पीपल ऑफ इंडिया इंक्लूड्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अभी बात करी हमने प्रियम्बल पे, सोवरेन है, इंडिया इंडिपेंडेंट है, सोशलिस्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल है, सेकुलर, नो ऑफिशियल रिलीजन, डेमोक्रेटिक, पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स, और रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड। क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड, मतलब भाई जो स्टेट का हेड होगा वो इलेक्टेड होना चाहिए, ना कि राजा का राजा हो। ठीक है, ऐसे जैसे कि आप अमेरिका में देखोगे, अरे ब्रिटेन में आप देखोगे तो वहां पे कैसी है, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्कियल डेमोक्रेसी है ना। मतलब हेड वहां पे जो उनका हेड होगा वो कौन, राजा का ही होगा, प्रिंस होंगे, वो लोग होंगे। बट हमारे यहाँ पे क्या, इलेक्टेड होते हैं। की वैल्यू क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया पीछे। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्या है, रूल फॉर हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, रूल्स हैं जिससे पता चलेगा कि कैसे गवर्नमेंट को रन करना, कैसे गवर्नमेंट को वर्क करना, कैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को भी काम करना होगा। हु हैज व्हाट पावर्स, किसके पास क्या पावर होगा। हाउ गवर्नमेंट इज फॉर्म, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। सिटीजन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करी जाएगी। दैट्स वाई
इनका क्या होता है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकी बात करी जाती है, नीड्स अमेंडमेंट टू स्टे अपडेटेड। और अमेंडमेंट, या देखो अमेंडमेंट बिकॉज क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस में क्या हो गया भाई, जैसे जैसे फ्यूचर में आप बढ़ोगे तो सिनेरियोज बदलते चले जाएंगे, जब सिनेरियोज बदलेंगे तो अमेंडमेंट होना जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। एडेप्टेबल मतलब भाई नए जमाने के हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें एडेप्टेशन होना चाहिए। हाँ, बेसिक राइट्स है, बेसिक जो लॉज हैं रूल्स हैं उनको ब्रेक नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि अगर वो ब्रेक होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक होगा तो डेमोक्रेसी ब्रेक होगी, डेमोक्रेसी ब्रेक होगी तो फिर रिवॉल्ट, फिर तो फिर मोनार्की आ सकता है, ऑटो ऑटोक्रेसी आ सकता है, ठीक है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ सकती है, डिक्टेटरशिप आ सकता है, तो ये सारी चीजें आ सकती हैं। इसलिए भाई हमें अमेंडमेंट वक्त के साथ हमें जरूरी है। अमेंडमेंट नॉट अ स्टेटिक डॉक्यूमेंट, कैन चेंज विद सोसाइटी नीड, जो सोसाइटी की नीड्स होगी उसके हिसाब से अमेंडमेंट होने ही चाहिए, जिसको कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। तो आई होप इस चैप्टर में जो भी हमें बेसिक पॉइंट्स थे, जो भी हमें समझना था, हमने समझ लिया है। एंड मुझे लगता है कि चैप्टर अब आपको समझ में आ जाएगा। और अब जो भी चीजें होंगी, मतलब जो भी इस पॉइंट्स में आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप एक तरीके से बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, हमें और थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं एक नई वीडियोस के साथ आऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।